हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है ये भी ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से बात करने वाले हैं सीटेट के लिए कि आपको लास्ट टाइम में सीटेट के लिए क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए, आपके 75 नंबर के पेडागोजी को कंप्लीट करने के लिए, सही से उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आज हम उसी पे बात करेंगे फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, और अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको आपको पेडागोजी सबसे ज़्यादा अच्छे से सॉल्व करनी होती है, जिसके लिए मैंने अपने चैनल पर हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, ईवीएस और संस्कृत के टैग वर्ड्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने देख लिया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करूँगी जो हर बार पेपर में रिपीट होते रहते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। उनसे उन टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन नहीं बनते हैं फ्रेंड्स, 4-4 5 क्वेश्चन आराम से बनते हैं। तो आज मैं उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात करूँगी और आप लोगों को वो टॉपिक्स पढ़ाने की भी कोशिश करूँगी। मैंने नोट्स बना के रखी हुई है। तो जब मैंने सीटेट पास किया था, मेरी तभी की नोट्स है। मैंने अब सीटेट 2 बार पास किया फ्रेंड्स। ये आप लोग देख सकते हैं, मेरा पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर है। फ्रंट कैमरा है फ्रेंड्स, तो ये उल्टा दिख रहा होगा। ये मेरा सीटेट का सर्टिफिकेट है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मैंने बीएड किया है। तो जब मैंने फर्स्ट पेपर क्लियर किया था तब ऐसा कोई भी रूल नहीं था कि बीएड वाले प्राइमरी में नहीं एलिजिबल हैं। उसके बाद हो गया। तो मैंने अपना दोनों पेपर क्लियर कर लिया था और मैंने 2 बार सीटेट क्लियर किया है। तो फ्रेंड्स, मैं जब सीटेट की तैयारी कर रही थी तो मैंने जो नोट्स बनाए थे उन्हीं में से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं उन्हीं पे आपसे चर्चा करूँगी और मैं उन्हें दिखाने का भी प्रयास करूँगी कि आप लोग अच्छे से उसे एक बार देख लेंगे तो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आप लोगों को पहले बताते हैं कि आप लोगों को अपने 75 नंबर कैसे सिक्योर करने हैं। आपको अपने 75 नंबर सिक्योर करने के लिए क्या करना होगा और पेपर में क्या क्या गलतियां आप लोगों से हो जाती हैं जिसकी वजह से आप पास होने की बजाय फेल हो जाते हैं, और क्या वजह होती है कि आपका पेपर 1 या 2 नंबर से रह जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इन सारे टॉपिक्स पर बात कर लेते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ 75 नंबर में टैग वर्ड्स कैसे यूज़ करें। तो चलिए फ्रेंड्स, दिखाते हैं। फ्रेंड्स, हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक होता है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में 4 ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ या बताने वाली हूँ, जो बार बार पेपर में रिपीट किए जाते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग ये चीज़ें अच्छे से समझेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में ये वो टॉपिक है जिन्हें आप देख कर जाएंगे तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो संज्ञानात्मक विकास के कौन कौन से हैं? पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलर, ब्रूनर, ब्रेन ब्रेनर। पारिस्थितिकी परक सिद्धांत दिया है इन्होंने। संज्ञान ज्ञान होने की प्रक्रिया है। संज्ञान क्या है? ज्ञान होने की प्रक्रिया है। इसमें बालक ज्ञान निर्माण करता है। तो चलिए देख लेते हैं संज्ञान के स्तर क्या होते हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन। यह इस तरह ऐसे चलता है फ्रेंड्स। इसका क्रम ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो इसमें सबसे संज्ञान का निम्न स्तर होता है ज्ञान, और संज्ञान का उच्च स्तर होता है मूल्यांकन। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। पियाजे के अनुसार बालक में सीखना खोज पर आधारित होता है। खोज का तात्पर्य ज्ञान निर्माण करना है। खोज का तात्पर्य होता है ज्ञान का निर्माण करना। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई बालक प्यालों को आरोही और अवरोही क्रम में लगा लेता है या कलर के आधार पर वस्तुओं को समूह में सजा लेता है तो वह ज्ञान निर्माण कर रहा होता है। यह सारी प्रक्रिया बालक में
स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। ये सारी जो अभी बताई गई हैं आपको, आरोही अवरोही कलर को क्रम से लगा लेना, ये सब बालक में स्वाभाविक रूप से पाई जाती हैं। संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण होते हैं। पहला है संवेदीगामक अवस्था। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर में क्या-क्या आता है। संवेदीगामक अवस्था में बच्चा कैसा होता है। संवेदी अंगों द्वारा सीखता है। संवेदीगामक अवस्था में जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है तो वह उसकी संवेदीगामक अवस्था होती है। उसमें बच्चा संवेदी अंगों द्वारा सीखता है। चिंतन प्रक्रिया संवेदी अंगों पर आधारित होती है। बच्चे की जो चिंतन प्रक्रिया होती है वह संवेदी अंगों पर आधारित होती है। इसमें सीखना प्रयास एवं त्रुटि पर आधारित होता है। इसमें बच्चा जो सीखता है वह प्रयास और त्रुटि पर आधारित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं और आगे। चिंतन का स्तर सीमित होता है। जब बच्चा 0 से 2 साल का होता है तो उसका चिंतन का स्तर जो है वो सीमित होता है। तो चलिए फ्रेंड्स ये दूसरा स्तर देख लेते हैं। प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, POS, प्री ऑपरेशनल स्टेज, खोज की अवस्था। इसे क्या कहते हैं, खोज की अवस्था। इसमें बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है। 2 से 7 वर्ष का होता है। 2 से 7 वर्ष का होता है। यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इसमें बालक सीखने के लिए भाषा का सहारा लेता है। इसमें बच्चा जो सीखता है उसमें सीखने के लिए भाषा का सहारा लेता है। वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है तो उसमें वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। यह गुण दूसरी अवस्था में पाया जाता है जिस अवस्था का नाम है प्राक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। अतार्किक चिंतन का और विचारों की अविलोम्यता पाई जाती है। कहीं कहीं अविलोम्यता लिखा रहता है फ्रेंड्स, कभी कहीं कहीं अपलटावी गुण। तो अतार्किक चिंतन और विचारों की अविलोम्यता या फिर अपलटावी गुण पाए जाते हैं। इसमें बालक बड़ों का अनुकरण करके सीखता है। संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है। आत्म केंद्रितता का विकास होता है। आत्म केंद्रितता का विकास होता है। तीसरी स्टेज है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, COS, 7 साल से 11 वर्ष तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। मूर्त तार्किक चिंतन पाया जाता है। विचारों की विलोम्यता, किसी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में समझना। विलोम्यता क्या होता है, किसी भी वस्तु को मन ही मन उसके पूर्व आकार में सोचना, यही होता है विलोम्यता। और जब बच्चा किसी भी वस्तु को उसके पूर्व आकार में नहीं सोच पाता है तो वह अपलटावी गुण या अविलोम्यता होती है। तो अविलोम्यता सेकंड स्टेज में पाई जाती है और विलोम्यता थर्ड स्टेज में पाई जाती है। मापना, तौलना और गिनना आ जाता है। मापना, तौलना और गिनना आ जाता है। अंश तथा पूर्ण के संबंध में विचार करना आ जाता है। कोई चीज़ थोड़ी है या फिर बहुत ज़्यादा है, यह चीज़ पर उसे विचार करना आ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं चौथी स्टेज, औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। अमूर्त तार्किक चिंतन पाया जाता है। जब बच्चा कोई वस्तु उसके सामने से हटा ले जाए और उसके बाद उसके बारे में सोच, वो वस्तु उसके सामने ना हो फिर भी उसके बारे में वह चिंतन कर सके, उसका स्वरूप सोच सके, तो वह अमूर्त चिंतन होता है। निष्कर्ष निकालना, व्याख्या करना तथा परिकल्पनाएं बनाना आ जाता है। इस अवस्था में बच्चे को निष्कर्ष निकालना, व्याख्या करना, परिकल्पनाएं बनाना आ जाता है।
बौद्धिक क्रियाएं समस्या समाधान का गुण आ जाता है। वह अपनी बुद्धि के हिसाब से कार्य करने लगता है अपने दिमाग से, और समस्या का समाधान निकालना उसे आ जाता है। चिंतन में लचीलापन, पूर्ण क्रमबद्धता, वस्तुनिष्ठता और वास्तविकता की जानकारी हो जाती है। तो ये थे जीन पियाजे से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स फ्रेंड्स, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जीन पियाजे को देखा जो संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हैं। तो अब हम आगे देखेंगे वाइगोत्स्की, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। इनके अनुसार बालक में सीखना सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है। किसके द्वारा सामाजिक अंतःक्रिया पर आधारित होता है? वाइगोत्स्की। जैसे आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा बच्चा सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, तो उसमें लिख दिया जाएगा कोहलबर्ग, ब्रूनर, जीन पियाजे, और एक ऑप्शन में आपको वाइगोत्स्की दे दिया जाएगा। तो अगर आपने यह पढ़ा हुआ है तो आप अच्छे से कर पाएंगे वाइगोत्स्की। अगर आपने पढ़ा तो आप वाइगोत्स्की सही कर देंगे। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए 3 कारक जरूरी हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के लिए कितने कारक जरूरी हैं? 3। समाज, भाषा, खेल का मैदान या संस्कृति या क्षेत्र। समाज सबसे महत्वपूर्ण कारक है। भाषा को इन्होंने क्या कहा है? अंतःवाक या प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण, जब बच्चा खुद से ही बात करता है। समाज सबसे महत्वपूर्ण कारक है। समाज सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि समस्या समाधान पर आधारित सीखने के अवसर देता है। समाज सबसे महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि समस्या समाधान पर आधारित सीखने को अवसर प्रदान करता है। सहारा या पाठ या ढांचा, बच्चे कुछ कार्य तो स्वयं कर लेते हैं, परंतु कुछ कार्य के लिए उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स, इससे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझा देते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं, वो कोई क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनके बीच में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिस पे वो अटक जाते हैं। तो हम उन्हें थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ गेस करने के लिए बोलते हैं, हम थोड़ी सी एक वर्ड बोल देते हैं और वो गैस कर लेते हैं। तो जब हम उन्हें थोड़ा-सा सहारा देते हैं और वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो उसे सहारा देना पाठ या ढाँचा कहा जाता है। तो आपको क्वेश्चन में सहारा देना भी मिल सकता है, पाठ भी मिल सकता है, ढाँचा, तो आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखेंगे। जेडपीडी, समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र। बच्चे की वास्तविक क्षमता और संभावित क्षमता में अंतर। कोहलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत। फ्रेंड्स, अब हम कोहलबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। कोहलबर्ग, नैतिक विकास का सिद्धांत। बालक में सीखना नैतिकता पर आधारित है। नियमबद्ध नैतिकता, नैतिक दुविधा। कोहलबर्ग ने नैतिकता के नियम का प्रतिपादन 3 स्तरों और 6 चरणों में पूर्ण किया है। पहला है पूर्व परंपरागत नैतिकता स्तर, परंपरागत नैतिकता स्तर। तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिकता स्तर। चलिए एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी से। कोहलबर्ग के अनुसार बालक में नैतिकता के विकास के लिए शिक्षक को निम्न में से कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड, शिक्षक को नैतिकता पर स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। जब शिक्षक नैतिकता पर स्पष्ट नियम बनाएगा, जैसे प्रार्थना हो गया, लाइन में खड़े रहना हो गया, ये सब नैतिक चीज़ें होती हैं फ्रेंड। अगर हम इसमें कोई नियम नहीं बनाएंगे तो कोई बच्चा आएगा प्रेयर करना, कोई नहीं आएगा। तो इसलिए शिक्षक को नैतिकता पर स्पष्ट नियम बनाने चाहिए। नंबर 1, पूर्व परंपरागत नैतिकता स्तर। इसमें बालक अपनी नैतिकता का निर्माण सामाजिक मानकों के अनुसार करता है। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे सही गलत का किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। जो भी मानक समाज के द्वारा निर्धारित किए गए होते हैं, बच्चा उन्हीं मानकों के अनुसार अपनी नैतिकता को बना कर चलता है। इसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का कॉन्सेप्ट रहता है। परंपरागत नैतिकता स्तर, बालक की नैतिकता सामाजिक स्वीकृति पर आधारित होती है। बच्चा जब सेकेंड स्टेज में परंपरागत नैतिकता स्तर में बालक वही चीज़ करता है जिस चीज़ की स्वीकृति समाज देता है। जो चीज़ समाज सही मानता है वही चीज़ वह करता है, नहीं तो नहीं करता।
तीसरा स्तर है उत्तर या पश्च परंपरागत नैतिकता स्तर। उच्च नैतिकता स्तर भी इसे बोलते हैं। उच्च या पश्च आप दोनों याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकता है। बालक नैतिक निर्णय अपने स्वयं के चिंतन के आधार पर लेता है। तो आप लोगों को पता ही है, जब बच्चे छोटे होते हैं फिर थोड़े बड़े होते हैं तो वो समाज के नियमों के अनुसार चलते रहते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और पढ़ लिख जाते हैं और उन्हें सही गलत का ज्ञान हो जाता है तो वो हर निर्णय अपने चिंतन के आधार पर लेने लगते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इसलिए यह इसीलिए इसे उत्तर या पश्च या उच्च नैतिकता स्तर भी बोला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोग अपने सीटेट में जो 75 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन्हें सही कैसे करेंगे। पेडागोगी के जो क्वेश्चन आते हैं आप उन्हें कैसे सही करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप पेडागोजी समझ लेते हैं और पेडागोजी के 75 नंबर सही कर लेते हैं तो आपका सीटेट में पास होना 100% श्योर हो जाता है। 100% श्योर हो जाता है, क्योंकि अगर आप 75 में से 65 भी कर लेते हैं तो आपके पास ज़्यादा टारगेट नहीं बचता है, आपको बहुत कम ही करना होता है। तो इसलिए हम आप लोगों को आज वह बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से अपने 75 नंबर कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, 75 नंबर की पेडागोजी सबसे ज़्यादा टैग वर्ड्स पर आधारित होती है। टैग वर्ड्स में नेगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी आपको देखने हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स भी आपको देखने हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, बच्चे को किस प्रकार से रखना चाहिए, हमें ये देखना होता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स में। और बच्चे के साथ हमें कैसा व्यवहार नहीं करना है, किस चीज़ से हमें उसे दूर रखना है, ये सब चीज़ें हमें बच्चे में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्या उसके साथ नहीं करना है, ये सब चीज़ें नेगेटिव टैग वर्ड्स में आती है। तो चलिए हम 1-2 टैग वर्ड्स आपको बता देते हैं। जैसे बच्चे का सम्मान करना है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी है, बच्चे को सक्रिय रखना है, निष्क्रिय नहीं रखना है, बच्चे की जो भाषा होती है बच्चे की भाषा को संसाधन के रूप में देखना है, समस्या के रूप में बिल्कुल नहीं देखना है। बच्चे को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी है, और बच्चे को व्याख्या के माध्यम से बिल्कुल नहीं सिखाना है। बच्चे को व्यावसायिक ज्ञान नहीं देना है और बच्चे को उच्च कक्षा की शिक्षा आपको स्टार्टिंग में ही नहीं देनी है। ये सब जैसे टैग वर्ड्स हो गए हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़े रहते हैं, देखे रहते हैं तो आपको 75 नंबर का जो आपका पेडागोजी आता है आप उसे आराम से सॉल्व कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, सीटेट में मैंने अभी जो आपको टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक्स बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। और ये टैग वर्ड्स जो कि मैंने अपने पेपर में अप्लाई किए थे, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप इन टॉपिक्स को और इन टैग वर्ड्स को पढ़ लेते हैं तो आप 90+ नंबर आराम से कर सकते हैं। अभी आप लोगों के पास 8 दिन का टाइम है और कुछ लोग सीटेट को बहुत ज़्यादा ईजी समझते हैं और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो सीटेट ना बहुत ज़्यादा ईजी है और ना बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आपको चीज़ें समझ में आ जाती है, आपको कंटेंट सही मिल जाता है तो सीटेट बहुत ज़्यादा ईजी है। और आप लोगों को सही कंटेंट नहीं मिलता है, सही दिशा निर्देश नहीं मिलता है और चीज़ें आप सही से नहीं पढ़ पाते हैं तो वहीं आप लोगों को सीटेट बहुत ज़्यादा टफ लगता है। तो फ्रेंड्स, आज सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी
लगेगी और आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच किया कीजिए, जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग टैग वर्ड्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने सभी सब्जेक्ट के टैग वर्ड्स अपने चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। मैं आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर टैग वर्ड्स की वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।